जय हिंद सभी को। सनराइज करियर एकेडमी में स्वागत है आप लोगों का। और आज हमारा जो लेक्चर होगा वो विविध जीके का होगा। और विविध जीके पढ़ाने से पहले 5 सितंबर 2022 सुबह 9 बजे से 12 बजे और 3 बजे से 6 बजे तक। 5 बजे से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन 9 बजे से 12 और 3 से 6 हमारे नए बैच चलेंगे। कौन कौन सा? एसएससी जीडी जिसका कम से कम 75,000 पोस्ट आ रही है। और कौन सा? यूपी पुलिस जिसकी 40,000 पोस्ट आ रही है। क्लियर है? तो एकदम नया बैच हॉल नंबर 2 में 0 स्तर से चलाया जाएगा। तो जो भी छात्र आगामी एसएससी जीडी में उत्तर प्रदेश पुलिस में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वह 5 तारीख को जरूर रहें। अभी हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? विविध। अच्छा, विविध का मतलब क्या होता है? विविध का मतलब क्या होता है? कहीं से भी कोई भी जीके। और आपको एक चीज़ बता दें, जीके का कोई अंत नहीं है, सामान्य ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ठीक है, आप लोग लिखो मत, सिर्फ सुनो। कम से कम ये पीडीएफ है, 1200, 1300 क्वेश्चन है सभी का मिला के, तो वो आप नहीं लिख पाएंगे। सिर्फ सुनिए ध्यान से। पीडीएफ बस जैसे ही लेक्चर खत्म होगा पीडीएफ बनी रखी है, तुरंत मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन? तो सबको दिख रहा है ना? ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, डेविस कप में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? एम सलीम एवं एस एम जेकब। डेविस कप। अच्छा, ये डेविस कप किस खेल संबंधित है? टेनिस से। किससे है? टेनिस से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 2 तरह के टेनिस होते हैं, एक लॉन टेनिस यानी ग्राउंड में जो खेला जाता है वो, और एक क्या होता है? टेबल टेनिस, टेबल के ऊपर खेला जाता है। क्लियर है? तो डेविस कप में खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम सलीम एवं एस एम जेकब। आगे देखते हैं, पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन थे? सीके नायडू। पद्म भूषण ये हमारे देश के सर्वोच्च पुरस्कार हैं, सम्मान है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? खिलाड़ी सीके नायडू। अच्छा, एक और होता है ना नोबेल पुरस्कार। तो प्रथम भारतीय कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही, हमारे भारत का प्रथम व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, अगर आपको बोला जाए किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। क्लियर है? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आगे देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन है? गोविंद शंकर कुरूप। कौन सी भाषा के लिए? मलयालम। कब मिला? 1965। क्लियर है? ये आपका सेंट्रल लेवल के जीके में आता है। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अब सुमित्रा नंदन पंत ये आपके हिंदी में भी आ सकता है और आपके सेंट्रल लेवल के जीके जीएस में भी आ सकता है। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार। इनका क्षेत्र क्या था? इनकी भाषा क्या थी? हिंदी। क्या थे ये? साहित्यकार, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? देखिए, यहां पर जुड़ रहा है मानव अधिकार, यानी मानव अधिकार जो होते हैं, आदमियों के जो अधिकार होते हैं, ठीक है, मनुष्य जाति के जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, उनका संरक्षण करेगा यह आयोग। अब ये राष्ट्रीय लेवल का है, इसका मतलब पूरे केंद्र लेवल में इसकी कमांड रहेगी। किसी भी व्यक्ति के अगर अधिकारों का हनन होगा तो ये संस्था आगे आएगी, उससे न्याय दिलाएगी। अच्छा, संविधान में इसका प्रश्न पूछा जाता है कि इसका जो अध्यक्ष होता है ना, मानवाधिकार का अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा क्या होगा? प्रेसिडेंट। क्योंकि यह एक आयोग है, कमीशन है, और नेशनल लेवल का कमीशन है। नेशनल लेवल यानी पूरे भारत लेवल में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना,
उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अच्छा वो अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, आगे व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ICJ। क्या बोलते हैं? ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? हेग में। कहाँ पे? हेग में। ठीक है, कहाँ पे है ये? हेग में। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में थोड़ा कम आ सकता है लेकिन ये ज़्यादा आ सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? हेग में। क्लियर है? आगे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर अमर्त्य सेन। भारतीय बोल रहे हैं, क्लियर है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर अमर्त्य सेन। अच्छा, विश्व के बहुत बड़े अर्थशास्त्री कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, विश्व के पहले, विश्व की बात जब लेवल की बात की जाती है तो एडम स्मिथ का नाम लेना है। ISP से जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का विद्वान कौन था? एडम स्मिथ। ठीक है, आगे देखिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ये इंदिरा गांधी के समय की बात है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और जब ये वहाँ अंतरिक्ष में पहुंचे और इंदिरा गांधी ने यहाँ से दूरभाष से इनसे पूछा कि वहाँ से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने क्या बोला था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब बात यह कि ये राकेश शर्मा क्या पद था इनका? ये विंग कमांडर थे। ये क्या थे? विंग कमांडर थे एयरफोर्स के, IAF, इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर थे। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर थे राकेश शर्मा। अभी आपको बता दें, हमारे भारत के भी जो वैज्ञानिक हैं वो मानव वाला मिशन, मैन मिशन, जैसे चंद्रमा में या मंगल ग्रह में वो शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के अव्वल अधिकारियों का चयन किया है कि जो हमारे ही देश के बने रॉकेट में जाएंगे अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष का भ्रमण करके आएंगे। अब देखिए ये अपने आप में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में ऐसे रॉकेट का निर्माण होगा जो मानव को ले जाएगा अंतरिक्ष में। नासा, रूस, चाइना, फ्रांस, UK इन सब ने करके दिखा दिया कि भाई यहाँ के जो रॉकेट है वो मानव को लेके जा रहे हैं अंतरिक्ष में, वापस भी लेके आ रहे हैं सही सलामत। तो अब क्या है, हमारे देश में भी ऐसी तकनीकी विकसित की जा रही है जो यहाँ भारत से रॉकेट उड़ेगा और अंतरिक्ष में मानव को लेके जाएगा। तो उसके लिए इंडियन एयरफोर्स के बड़े बड़े अधिकारियों का चयन हो चुका है और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा राकेश शर्मा का नाम आएगा तो एक और एस्ट्रोनॉट हैं सुनीता विलियम, आपने देखा होगा, वो भी भारतीय मूल की है, सुनीता विलियम। उनसे पहले कल्पना चावला आपने सुना होगा, प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। ये तो प्रथम भारतीय पुरुष है राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वो कल्पना चावला। तो गई वो कल्पना चावला, जब वापस आ रही थी तो उनके रॉकेट में जो यान से वो आ रही थी उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया यानी हवा में ही वो फट गया, और हवा में फट जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बॉडी का इतना बड़ा टुकड़ा जमीन में गिरा था। चलिए कल्पना चावला नाम याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है, ICS की परीक्षा में सफल होने वाला प्रथम भारतीय, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड है। देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ICS, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सिविल सर्विसेज। अब इसका नाम क्या हो गया है? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, जो आप बोलते हैं ना DM, SDM, ADM, तो सब इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, IPS और IFS हमारे भारत की तीन मुख्य भारतीय, समझिएगा ध्यान से, हमारे भारत की तीन मुख्य अखिल भारतीय सर्विसेज कौन सी है? तीन, IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, वन विभाग। बहुत सारे बच्चे फॉरेन करते हैं,
एग्जाम में ये आता भी है कि अखिल भारतीय सर्विस IFS, अखिल भारतीय सर्विस IFS का क्या तात्पर्य है? तो बोलता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज या इंटरनेशनल फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का मतलब होता है जो भारत के अंदर की सेवा हो। अगर आप इसको इंडियन फॉरेन सर्विसेज बोलेंगे तो ये तो भारत के बाहर की हो गई ना, तो इसीलिए इसको फॉरेस्ट नहीं बोलना है, IFS बोलना है। और पता है क्या, ये IFS, IAS और IPS बनने के लिए आपको महात्मा बुद्ध जैसा त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध जैसा त्याग करना पड़ेगा। 24 घंटे आपको पढ़ाई में लीन रहना पड़ेगा, क्योंकि IAS IPS हमारे देश के बड़े अव्वल पढ़े लिखे नागरिक होते हैं। ये जज के रूप में भी नियुक्त किए जाते हैं। जज मतलब निर्णय देगा, निर्णय वही दे सकता है जिसको हर तरह का ज्ञान हो। क्लियर है? और जो बच्चे आपने सुना होगा 23 साल 24 साल में IAS IPS निकाल लेते हैं, वो लड़के लड़कियां बहुत पहले से तैयारी करते हैं। जब वो 11वीं 12वीं में होते हैं तो 11वीं 12वीं में IAS की तैयारी करते 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 6-7 साल में इतना भयंकर तैयारी हो जाता है कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। पर 6-7 साल का अपने आप को बांध के रखना, त्याग करना, ये सबके बस की बात नहीं है ना। रेगुलरिटी, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, तो हमारे प्रथम ICS कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। हमारे प्रथम ICS कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, आपको बता दें किस अधिनियम के तहत, ये भी पूछ सकता है, किस अधिनियम के तहत भारत में ICS की खुली परीक्षा का प्रावधान किया गया? यानी भारतीयों के लिए भी अब ICS की परीक्षा लागू कर दी गई। 1853 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत हमारे भारतीयों के लिए भी सिविल सर्विस की परीक्षा खोल दी गई खुली रूप से। और एक चीज और बता दें, ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति का प्रावधान क्या किया गया? परीक्षा। यानी भाई जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो ICS हो चाहे उससे नीचे के हो, अगर वह कंपनी में नियुक्त होंगे तो क्या उसको देना पड़ेगा? पेपर, एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके। किस अधिनियम के तहत? 1853। इससे पहले एक अधिनियम आया था 1833 चार्टर अधिनियम, जिसमें क्या है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ब्रिटिश सरकार, 1853 में ब्रिटिश सरकार। आपने देखा होगा 1833 में ही एकाधिकार कम कर दिया गया था। तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल सकते हो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रही थी ब्रिटिश सरकार, संसद वहां की। क्लियर है? आगे, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगामी या बीते एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन? मिहिर सेन जी। इंग्लिश जब भी आएगा ना शब्द, इंग्लैंड ही समझना है, क्योंकि इंग्लिश वहीं की उत्पत्ति है। और जैसे हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है ना, मातृभाषा हिंदी है। इंग्लैंड की मातृभाषा क्या है? इंग्लिश है, वहीं की उत्पत्ति है। अरे यार, संधि है। जैसे मान लीजिए ये एक द्वीप है, ये एक द्वीप है, इसके बीच में पानी भरा है। अब यहाँ से आप यहाँ तक आ गए तैर कर, यही होता है चैनल, इंग्लिश चैनल। 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल आपको भारत में भी देखने को मिलेगा ना। अच्छा, और क्या था इसमें? अब ये तो हम आपको मैप में बता पाऊंगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। ये क्लास खत्म हो जाए, ये क्लास खत्म होने के बाद में वर्ल्ड का मैप बताऊंगा ना, उसमें बता दूंगा कौन सागर कहाँ पे है। 10 मिनट का एक लेक्चर ले लूंगा, सभी बच्चों को बता दूंगा कौन सागर कहाँ पे है, कौन सा द्वीप कहाँ पे है। क्लियर है? तो बिना मैप के, अब जब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है तो मैप से देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन थे? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्या बोला जाता है? क्रिकेट का भगवान, क्रिकेट का भगवान। और ये विंग कमांडर भी हैं। पता है क्या, इन्होंने इतनी उपलब्धि हासिल की है, IAF इंडियन एयर फोर्स में इनको सम्मानित पद दिया गया था। इंडियन एयर फोर्स में विंग कमांडर इनको बनाया गया था, सचिन तेंदुलकर जी। हाँ, इन्होंने बताया कि ये 10वीं फेल है, और फिर भी देखिए इतनी शोहरत है, नाम है, और इतना नाम है कि जीके में पूछा जाता है। तो पता है क्या, ये रात दिन बात नहीं करते थे अपनी पत्नी से, खेलते थे, संघर्ष करते थे।
और मेहनत करते थे, कठिन परिश्रम करते थे, और इतना परिश्रम किया इन्होंने, इतना परिश्रम किया कि क्या हो गया बताएं, जीके जीएस में आने लगा। ठीक है, और आपको बता दें इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, ये बहुत शांत किस्म के व्यक्ति हैं। अभी तो क्या है, क्रिकेट में ऐसे ऐसे फॉर्मेट ला दिए, जैसे आईपीएल हो गया, ठीक है, आईपीएल जैसे, जिसमें और कुछ नहीं, खूब सट्टेबाजी होती है। पहले क्या है, वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैच हुआ करते थे, और हम लोग खासकर वेट किया करते थे सहवाग और सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखने के लिए। तो ये दोनों जोड़ी इंटरनेशनल लेवल में इतनी लोकप्रिय थी कि आप मानिए कि इनकी बैटिंग देखने के लिए और इनकी बॉलिंग फील्डिंग देखने के लिए आदमी अपना काम तक छोड़ देता था, ऑफिस नहीं जाता था। ये दोनों की जोड़ी ऐसे बल्लेबाजी करती थी, और जब इसने दोहरा शतक बनाया था ना, तो इसका जोड़ीदार उस समय सहवाग ही था। ठीक है, चलिए, ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रथम भारतीय कौन है? विजेंद्र कुमार सिंह। ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? विजेंद्र कुमार। ठीक है, इन्होंने बहुत नाम कमाया है, और ओलंपिक में काफ़ी हमारे खिलाड़ी गए हैं और हमारे देश को आगे किया है। अभी आपने देखा था ना, लंदन में कोई खेल हो रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे, जिसमें भारतीयों ने काफ़ी अच्छा काम किया। क्लियर है? देखिए, एक चीज़ बता दूं, कभी भी कोई भी व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता। सभी भारत के सभी व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकते, सभी व्यक्ति आईपीएस नहीं बन सकते, और जितने आप लोग यहाँ बैठे हो ना, सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। नौकरी या सक्सेसफुल वही आदमी होगा जो अपने ड्रीम के लिए भाग रहा है। ठीक है, अपने ड्रीम का पीछा कर रहा है, और अगर वो सिर्फ मन में बैठाए है कि भैया मैं जो है आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, कर कुछ नहीं रहा है, तो वो फिर टाइम वेस्ट कर रहा है, वो बनेगा ही नहीं। ये प्रैक्टिकल है, आपको बता दें, ये बहुत चीज़ प्रैक्टिकल है। आप अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि आप इतने सारे लोग यहाँ बैठे हो ना, जरूरी नहीं है कि सबकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, पर यह जरूरी है और ये संभव भी है कि आप जो चीज़ करना चाहते हो, अगर उसमें शिद्दत से लग जाओगे और खूब मेहनत करोगे, कठिन परिश्रम करोगे ना, तो वो चीज़ आपको मिल के रहेगा। क्लियर है? तो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप लोग वो देखिए कि आप अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं, और पूरी ऊर्जा और समय अपने लक्ष्य को पाने में लगा दीजिए। वही है, इंग्लैंड में ही है वो, बर्मिंघम एक जगह है लंदन की, वहाँ पे हुआ जी। आपको क्या लगा, अलग से देश है क्या? नहीं, वो लंदन में ही है। ठीक है, एक पैलेस भी है बर्मिंघम है, बकिंगम है, ये सब पैलेस हैं। ठीक है, आपको बता दें, ब्रिटेन में अभी भी राजशाही है, ब्रिटेन में अभी भी राजशाही है। वहाँ का जो राष्ट्रपति बनेगा वो वंशानुगत होगा, और हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति वो क्या है? चयनित है, अप्रत्यक्ष चयनित है। क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि भाई ये जो रामनाथ कोविंद थे, इनकी मौसी हैं द्रौपदी मुर्मू, ऐसा नहीं है, वो चयनित है। यानी हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, नेता बन सकता है, लेकिन वहां पे क्या है? राष्ट्रपति केवल और केवल एक ही परिवार से बनेगा, और ये वो परिवार है जिसने भारत में अच्छा खासा राज किया है ना? आगे देखिए क्या है, ओलंपिक खेलों में, ये तो हो गया हमारा, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का किससे संबंध है? शूटिंग से। ठीक है, पिस्टल शूटिंग किया करते थे। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ये इतने अच्छा प्रदर्शक थे, भारत का नाम इन्होंने अलग अलग क्षेत्र पर रोशन किया। और आपको बता दें, इनको टेरिटोरियल आर्मी में कर्नल बनाया गया था। टेरिटोरियल आर्मी, टीए लिखा रहता है यहाँ पे, टेरिटोरियल आर्मी। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत अच्छा काम किया। जब से वो क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने एंट्री लिया, इतना बढ़िया प्रदर्शन किया उन्होंने, इतना भारत को आगे बढ़ाया, इतना उनको अनुभव हो गया था। आपने देखा, पलक झपकते वो विकेट ले देते थे, विकेट कीपर थे और पलक झपकते कर देते थे। तो उनको इतना सम्मान दिया गया, इतना ज़्यादा सम्मान दिया गया, उनको भी टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की टेरिटोरियल ब्रांच में कर्नल बनाया गया। और आपको बता दें, जब कर्नल बनाया गया तो महेंद्र सिंह धोनी इतने शालीनता वाले व्यक्ति हैं
जब उनको बोलते थे ना, अब भाई इंडियन आर्मी में अगर ऑफिसर बनाया है तो सीधी सी बात है ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। तो जब उनको ड्यूटी करने के लिए बुलाते थे ना, तो वो ड्यूटी करने बाकायदा जाते थे। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में वो अपनी ड्यूटी दे चुके हैं। क्लियर है? चलिए, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्लियर है? आया समझ में? जॉन्स ग्रैमी अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय किसको मिला? पंडित रवि शंकर को। संगीत से इनका संबंध था। किससे? संगीत से। जॉन्स ग्रैमी अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? रवि शंकर। ठीक है। अब ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता, पूछ सकते हैं आपसे। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, है ना। एक पहले हनी सिंह चलता था, है ना। अब क्या है कि मैं कैमरे के सामने हूँ, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से बताता, ठीक है, हनी सिंह को। तो ये भाई साहब ना ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। ये जो हनी सिंह है ये सोचते हैं ये बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। अब जैसे मैंने इतने शब्द बोल दिए ना, ये इनको गाना लग जाता है, ये इनको गाना लग जाता है। लड़कियों की तौहीन करना, लड़कियों को तुच्छ समझना और लड़कियों को अपने पैर की जूती समझना, ये हनी सिंह का गाना है। और हनी सिंह एक समय जब चला था तो ये पता है कौन से गाने से चला था? एक अभद्र गाने से चला था, आपको बता दें। ठीक है, अभद्र गाने जिसको आप सोसाइटी के सामने, समाज के सामने नहीं सुन सकते, उससे ये उठा था। और आपको बता दें, हमारे भारत में जो अच्छी चीज़ होती है ना वो बहुत कम चलती है, लेकिन जो बेकार चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा चलती है। अब कैरी मिनाटी को ले लो आप। कैरी मिनाटी को जानते हैं आप? कैरी मिनाटी क्या करता है? कुछ नहीं, यूट्यूब में किसी दूसरे व्यक्ति की माँ बहन करता है बस, और इतने में उसके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। यानी आप देख रहे हो, अगर उसके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं और हमारे दिव्य कीर्ति सर जो दृष्टि IAS के संस्थापक हैं उनके लाखों सब्सक्राइबर है, मतलब देश को क्या पसंद है? देश को क्या पसंद है? गालियाँ। देश को क्या पसंद है? अभद्र भाषा। देश को क्या पसंद है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का कितना भयंकर गालियाँ दे सकता है, ये देखना मजा आता है इसमें। अभी बताइए, दिव्य कीर्ति सर देश के बारे में कितना बढ़िया बताते हैं, ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं चाहता है। दिव्य कीर्ति सर चलो ज्ञान मत दो, ऐसा करके, ठीक है। अभी आप देखिए, जैसे आपने देखा होगा टिकटॉक है, टिकटॉक में बहुत सारी लड़कियां जो है डांस कर करके उनके मिलियंस, करोड़ों फॉलोअर हो गए और उनको पैसे आने लगे, और पैसे आने लगे बाद वो क्या हो गए? करोड़पति बन गई, है ना। अब आप देखिए जरा, देश को क्या पसंद है? सिर्फ ये जनता भी क्या है ना, बेवकूफ़ है, ये बस बेकार की चीज़ें देखना चाहती है। और वहीं पर आप अगर कोई देशभक्ति या देश के हित की बात कर दोगे, उसे कोई नहीं देखेगा। क्यों? उसमें अंग प्रदर्शन नहीं है ना। आपको बता दें, अब दिव्य कीर्ति सर अंग प्रदर्शन करना चालू कर दें तो उनके फॉलोअर बढ़ जाएंगे। टिकटॉक में क्या होता है? अंग प्रदर्शन ही होता है। आप बता दें, यही होता है। सब लोग टिकटॉक देखते होंगे, रील्स देखते होंगे, 99% अंग प्रदर्शन होता है, ठीक है। अब अंग प्रदर्शन को एक नई दिशा देने के लिए उर्फी जावेद आ गई। देखा होगा आपने, फेसबुक में देखा होगा, उर्फी जावेद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑनलाइन क्लास में गाली ना खा जाए मुझसे। देखिए अगला क्या है? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के ही भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक जय है हमारे भारत का राष्ट्रगान लिखा। बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा, अमार सोनार बांग्ला। प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और शांति निकेतन, बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? ये बहुत बड़े विद्वान थे। आपको बता दें, संविधान सभा जो हमारी बनी थी उसमें जितने भी लोग थे वो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने 75 साल पहले जब वो रहे होंगे 100 साल का संविधान बना दिया। आज को आप देखिए, इतने आज़ादी से घूम रहे हो, यानी ये परिकल्पना उस समय के लोगों ने पहले ही कर ली थी। कितने बड़े विद्वान थे बताइए। तो वो टिकटॉक चला के तो विद्वान नहीं बने होंगे। कैसे? किताबें पढ़ के, अध्ययन करके, सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए उन्होंने 100 साल बाद के भारत का निर्माण कर दिया, 100 साल पहले, ठीक है।
चलिए आगे, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? बैद्यनाथ। ठीक है। अच्छा, ये पाक स्ट्रेट क्या है? पाक जल संधि। ये पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका। उसको तैरकर प्रतियोगिता जीतने वाला कौन है? बैद्यनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहला भारतीय शेरपा अंग दौरजी। शेरपा अंग दौरजी। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके विविध जीके में। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? शेरपा अंग दौरजी। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन किया। दादा भाई नौरोजी यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन किया और भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाली। और जब इन्होंने प्रति व्यक्ति आय निकाली तो उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी रुपए थी? 20 रुपए। यानी एक साल में एक भारतीय 20 रुपए कमा लेता है। उस समय 1800 लमसम की कुछ बात थी, ये 1892 से पहले की ही बात है। यानी उस समय प्रत्येक भारत का नागरिक एक साल में मिनिमम कितना रुपए कमा लेता था? 20 रुपए कमा लेता था। अब सोचो, इतने बुरे हाल। आज 20 रुपए का कोई मोल नहीं है क्या कोई मोल? आप बताएं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। कैसे आया था? समुद्री रास्ते से। किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में। कहाँ? गुजरात के सूरत में। और इसके जहाज का नाम क्या था? हेक्टर। इसके जहाज का नाम क्या था? हेक्टर। और ये क्या करना चाहता था? भारत के साथ व्यापार करना चाहता था, लेकिन व्यापार करते करते भारत को खा ही गया ये। ठीक है। अच्छा, इसी हॉकिंस को किसकी उपाधि दी गई थी? जरा बताइए। इंग्लिश खान की उपाधि। किसकी उपाधि? इंग्लिश खान। इसी हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। क्यों दी गई? जान बचाई थी। किससे? पुर्तगालियों से। बिल्कुल सही। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? जनरल श्याम मानेकशॉ। नाम क्या था इनका? श्याम मानेकशॉ। ये भारत का पहला जनरल था। और फील्ड मार्शल पहला कौन था? फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल सेना के क्षेत्र में बहुत बड़ा पद होता है, सबसे अव्वल पद फील्ड मार्शल। जैसे सेना के क्षेत्र में अभी सबसे बड़ा पद कौन सा? सीडीएस। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये तो अभी बना है कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले। उससे पहले क्या हुआ करता था? फील्ड मार्शल। हमारे पहले फील्ड मार्शल श्याम मानेकशॉ। और श्याम मानेकशॉ ने सेना के क्षेत्र में बहुत भयंकर योगदान दिया है और बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, आपने देखा होगा ऑपरेशन ब्लू, क्या था? ऑपरेशन ब्लू ऐसे करके था कुछ, जो अमृतसर के लिए था ना, ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसमें श्याम मानेकशॉ का नेतृत्व था। और आपने देखा होगा सन 1971 के दिसंबर में हम लोगों ने क्या किया था? पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया था और बांग्लादेश बन गया था। वहाँ भी नेतृत्व किसका था? श्याम मानेकशॉ का। ये बहुत बड़े अधिकारी थे और डिसिप्लिन के ये इतने पक्के थे ना कि जब इनकी गाड़ी आती थी ना तो जवान एकदम टच से मस नहीं हो सकता था। इतने डिसिप्लिन के पक्के थे। जूते चमकने चाहिए हर फौजी के, बेल्ट जहाँ पर पहनी जाती है वही पहनना चाहिए, मूछें कटी होनी चाहिए, मतलब जिस तरीके का आकार है वैसा होना चाहिए पूरे सुबह से लेकर शाम तक। और जिस रास्ते से निकल जाते थे ना, सब अधिकारियों के कान खड़े हो जाते थे। बहुत बड़ा नाम है सेना के क्षेत्र में, बहुत बड़ा नाम है श्याम मानेकशॉ। श्याम मानेकशॉ का एक सेंटर बना हुआ है, एक संस्था बनी हुई है दिल्ली के धौला कुआं में। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम। देखिए इसमें कैटेगरी क्या बोला है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल नहीं बोला है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, यहाँ पे भारत ना करके अगर बंगाल कर देता तो? बंगाल कर देता तो वॉरेन हेस्टिंग। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे गवर्नर जनरल करके भारत का प्रथम वायसराय कर देता तो? लॉर्ड कैनिंग, है ना? नहीं भूलेगा।
ये आप लोगों को नहीं भूलेगा, पुराने छात्रों को, लेकिन मैं दावा कहता हूं जब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आपके हाथ अपने आप ऐसे 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 पकड़ नहीं पाओगे, वो दूसरे को टिक कर देगा। होता है कि नहीं, कन्फ्यूजन हो जाता है। क्यों? बोलने की भाषा ऐसी रहती है, लिखने की भाषा ऐसी रहती है, आपको कंफ्यूज कर देगा। और यही वो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आते हुए भी गलत आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा दुख तभी होता है जब कोई क्वेश्चन आते हुए भी गलत टिक हो जाए। ठीक है, देखिए एग्जाम के 1 मिनट पहले तक भी पढ़ते रहा कीजिए, एग्जाम के 1 मिनट पहले तक भी पढ़ते रहा कीजिए। कल आप उदाहरण देख लीजिए, कल मैंने लेक्चर लिया था और 3-4 क्वेश्चन 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन आ गया ना। और आपको बता दें, मैं जब लेखपाल का पेपर देने गया था तो मैं और रामनरेश सर थे। रामनरेश सर जो है आराम से सो रहे थे। ठीक है, वहाँ पे MCO था, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस इंडियन आर्मी का। तो क्योंकि मेरा तो इंडियन आर्मी का कार्ड बना हुआ है, तो मैं और रामनरेश सर वहीं आप रेस्ट कर रहे थे, बेंच वगैरह मिल गई थी हमें। वो आराम से सो रहे थे और मैं हर 1 घंटे में किताब निकाल के पढ़ूँ। वो हरदेव बाहिरी पता नहीं क्या पूछ रहे, क्या नहीं पूछ रहे। और कैप्टन सर ने पेपर बनाया था हिंदी का, उसको भी बार बार पढ़ूँ मैं, उसको भी बार बार पढ़ूँ। मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, यहाँ तक कि 4-5 बजे तक भी मैं पढ़ ही रहा था। और देखो कितना सही हुआ, मॉर्निंग का जो पढ़ा था वो वहाँ पे आ गया। और जिस एग्ज़ाम को हमने 3 घंटे पहले ही पढ़ा हो तो क्या उसको हम नहीं कर पाएंगे? बहुत आराम से करेंगे। ठीक है, पेपर जब मैंने पढ़ा, 1 घंटे का पेपर था, नहीं 2 घंटे का था। और जब पेपर हमने पढ़ा तो पेपर से इतनी तसल्ली हो गई कि मतलब मैंने सोचा कि तसल्ली से दूंगा और एक एक गोला अच्छे से भरूंगा। पेपर को देख के इतनी तसल्ली हो गई कि इसमें तो सब आता है। और आपको बता दें, इसमें लेखपाल में एक था ग्रामीण परिवेश समाज, गांव विकास, ग्राम विकास, आपने देखा होगा। ग्राम विकास में ऑल टोटल गांव के बारे में, गांव की योजनाएं, गांव का कार्य, गांव का प्रधान, तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व लेखपाल, इन सब के बारे में पूरा लिखा होता है, क्योंकि इन सब के बारे में पूछा जाता है। सभी बच्चे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास पढ़ते गए और योजनाओं में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और मैं आपको बता दूं, आपको सभी पता है मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूं। और जो मंथली वो नहीं आती मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, तो ये सब मैं पढ़ता रहता था और इन सब में सबसे ज़्यादा योजना दिया रहता था। अब जैसे ये हम देखें, चौथा वो क्या बोलते हैं सेक्शन, ग्रामीण परिवेश, उसमें 25 में से 21 क्वेश्चन योजना के। अब सारे लड़के ढेर, सारे लड़के परेशान, एक आध योजना पूछ रहे तो चलता है, 21 योजनाएं। यहां पर अगर सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो मुझे हुआ है, सभी के सभी योजना सही टिक करके है। और देखो मैगजीन पढ़ने का कितना फायदा हुआ। मैगजीन पढ़ रहा हूं यूपीएससी के लिए और वो काम आ गई लेखपाल में। अब यही आपको दिखाता है कि देखिए किसी एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता। अगर आईएएस की बात हम छोड़ दे तो कोई भी चीज कहीं भी आ सकती है, आपको बता दें। इसे निरंतर पढ़ते रहिए। मंथली पत्रिका आती है प्रतियोगिता दर्पण, या तो उसको पढ़िए, नहीं तो हम लोग निकाल दिया करेंगे करंट अफेयर के रूप में। क्लियर है? काफी फायदा होगा उससे। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान से रिलेटेड है। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। अच्छा, ये भारत का बोल रहा है ना, और वो भी चुनाव आयुक्त बोल रहा है, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए सबको पता होगा ये। अब भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? जस्टिस हीरालाल जे कानिया। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? जस्टिस हीरालाल जे कानिया। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? एयर मार्शल एस मुखर्जी। ठीक है, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? एयर मार्शल। आगे देखिए, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। और ये संविधान सभा के संविधान सभा में एक सदस्य भी थे। ठीक है, आया समझ में? कल हमने पढ़ा था ना इसके बारे में। भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। ठीक है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कहाँ है फोटो? वो देखिए। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? शिक्षक दिवस के दिन इनको पूजा जाता है ना। क्यों? क्योंकि भारतीय शिक्षा को इन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको बता दें उस समय के विद्वान लोगों ने भारत में इतना ज़्यादा योगदान कर दिया है, आज उन्हीं की बदौलत हम रिसर्च कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। उनके योगदान को मौलिक कर्तव्य ना हमारा कि जो आज़ादी के लड़ाई के वक्त जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में, आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, और उनके योगदान को हमेशा क्या है, रिस्पेक्ट करना है, उनके योगदान को कभी भूलना नहीं है। क्लियर है? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन, कौन से क्षेत्र में? भौतिक क्षेत्र में। इतना जरूर याद रखना, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन, फिजिक्स के क्षेत्र में। कौन? फिजिक्स के क्षेत्र में। आया समझ में? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स हिक्की। इससे ज्यादा यह पूछा जाएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाए? पुर्तगाली। और भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहां पे आया? नहीं 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 नहीं, भारत में नहीं, विश्व में। विश्व में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहां पे आया? चाइना में। सबसे पहले पेपर का निर्माण किसने किया? चाइना ने। प्रिंटिंग प्रेस भी सबसे पहले कहां पे आया? चाइना में। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे। भारत में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाला सांसद कौन था? प्रीतम मुंडे। सन 2014 आम चुनाव 6.96 लाख के अंतर से जीता था भाई साहब। ये तो बड़ी भयंकर हार दे दी इसने, 6.96 लाख के अंतर। ठीक है, भारत में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाला सांसद। खैर ये इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपके जीके जीएस के लिए आना चाहिए आपको। ठीक है, कभी भी एग्जाम की तैयारी करो तो मैंने हमेशा क्या बोलता हूँ, इस हिसाब से नहीं कि मुझे एग्जाम पास होना है। अरे आप पढ़ोगे तो एग्जाम तो पास ही हो जाओगे, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। और इसका सबसे अच्छा साधन पता है क्या है? किताब। जितना किताब पढ़ सकते हो पढ़िए। यूट्यूब तो है ही फिर, लेकिन जितना किताब पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। इसका फ्रेम तो नहीं है, चेंज हुआ ना? फ्रेम सही है ना? ओके। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक? खान अब्दुल गफर खान। अच्छा, ये तो भारत के थे, तो हम इनको विदेशी क्यों बोल रहे हैं? बंटवारे के बाद कहां चले गए? अब बंटवारे के बाद दिया गया ना, तो प्रथम विदेशी हो गए ना। ठीक है, अब देखो, कभी भी आप नेपाल घूमने जाना ना, तो मन में इस बात का घमंड करना, मन में इस बात का घमंड करना कि हम विदेश घूम के आए थे। ठीक है, जैसे भारत में खड़े हो और नेपाल में एक कदम भी रख लेना ना, तो भी घमंड करना कि हम विदेश घूम के आए थे। क्लियर है? और सबसे बड़ी बात, इस बात का आपको सबसे बड़ा घमंड होना चाहिए कि हम सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन? खान अब्दुल गफर खान। भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल के प्रथम नेता? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। ठीक है, भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल के प्रथम नेता कौन? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। आगे, भारतीय गणराज्य का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, आगे बहुत सारे हुए, और एक बहुत बड़े विद्वान हुए, एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिन्होंने यह दिखा दिया कि अगर देश की वृद्धि करनी है, देश को आगे बढ़ाना है, तो धर्म मायने नहीं रखता। APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन जिनको बोला जाता है, कितना कुछ योगदान करके लिए दे गए। और पता है क्या? झुग्गी झोपड़ी से निकलने वाले व्यक्ति हैं और देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति तक पहुंचे। बहुत शालीन व्यक्ति थे। और आपको बता दें, इतने शालीन व्यक्ति थे, जैसे होता है ना कि कहीं पर अगर कोई चीफ गेस्ट आए तो चीफ गेस्ट को खुश करने के लिए, स्वागत करने के लिए सोफे लगा दिए जाते हैं, फूल वगैरह ये सब मंगा देते हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे, वो पहले बोल देते थे कि मेरे स्वागत के लिए कोई स्पेशल चेयर नहीं आएगी और कोई स्पेशल स्वागत नहीं होगा। एक आम नागरिक की तरह मैं वहाँ पे आऊँगा और आम नागरिक की तरह होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए फिर भी सोफे अगर रखे हैं ना, तो पहले वो उठवाते थे, उठाओ इनको, लेके जाओ और नॉर्मल चेयर रखो यहाँ पे। वो ऐसे व्यक्ति थे और बच्चों को बड़ा मोटिवेट करते थे। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत भयंकर योगदान दिया। क्लियर है? आगे, भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्या बोल रहे हैं, भारतीय गणराज्य। अच्छा देखो, भारतीय भी बोल सकता था, भारत भी बोल सकता था, लेकिन गणराज्य क्यों बोल रहा है? गणराज्य, रिपब्लिक, यानी हमारे देश में राजशाही नहीं चलती। ये गणराज्य का मतलब होता है गण का राज्य, लोगों का राज्य, लोगों का देश। हमारे देश में राजशाही नहीं चलती है, आपको बता दें। क्लियर है? भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब? 11 दिसंबर 1946 में बनाए गए थे। ठीक है,
देश का संविधान बना, देश में आम चुनाव हुए और सन 1950 में देश के पहले क्या हो गए, राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, कहां से थे, बिहार से। भारतीय जल सेना का प्रथम सेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। ठीक है, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय श्री शंकर कुरूप। अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, अभी हमने ऊपर पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय श्री शंकर कुरूप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम सभापति बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम सभापति कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर है। अच्छा, कांग्रेस का नाम आया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम आया है। कब इसका निर्माण हुआ है, 1885। कहां से बताइए, बॉम्बे से। ठीक है, और इसके निर्माणकर्ता कौन है, ए.ओ. ह्यूम। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, एनी बेसेंट। क्लियर है, इतना आपको याद रखना है। और उस समय जब इसका निर्माण किया गया था कितने लोग थे, 72-73 लोग थे। ठीक है, 72-73 में कंफ्यूजन है, आप लोग इसको सर्च कीजिएगा। 72-73 लोगों ने इसको खड़ा किया था। और आपको बता दें, देश में सबसे ज्यादा शासन चलाने वाला यही दल है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। और आज ऐसा लगता है कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रजाति धीरे धीरे क्या है, कम होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। क्यों, आगे अयोग्य शासक हुए। अब जैसे राहुल गांधी, इधर से सोना डालूंगा, सॉरी इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालूंगा उधर सोना निकलेगा, ऐसी मशीन बनाएगा। हालांकि उसके कहने का मतलब कुछ और था कि मैं ऐसी तकनीकी लाऊंगा कि इतना आलू पैदा होगा, जब बेचोगे तो आपके पास अंधाधुंध पैसा होगा, ये कहने का मतलब था। लेकिन अभी थोड़ा सा भारत के भूगोल का, भारत के इतिहास का, भारत के संविधान का उसको कम नॉलेज है। क्यों, क्योंकि वो तो मिश्रित ब्रीड है ना, उसके रगों में इटली का भी ब्लड दौड़ रहा है। यानी वो एक तरफ आधे माइंड से इटली का भी सोचता है और आधे माइंड से भारत का भी सोचता है। लेकिन आपको बता दें, भारत का अगर नेता बनना है तो 100% भारत के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, 35 जैसी संख्या का निर्माण किया राहुल गांधी ने 35 जैसी संख्या का निर्माण किया। ठीक है, आर्यभट्ट के बाद दूसरा नंबर इन्हीं का लगता है। ठीक है, आर्यभट्ट भी वहां सोच रहे होंगे, वाह रे राहुल गांधी 35 चलिए ओके। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 8 बार चढ़ने वाला प्रथम पर्वतरोही शेरपा अंगरीता। ठीक है, आगे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, आपका विविध जीके में पूछता है, मैग्सेसे पुरस्कार बहुत पूछता है। ठीक है, अभी मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो और किनको किनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला है ये भी आपको बताऊंगा। क्लियर है। राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन, WC बनर्जी। ठीक है, अच्छा कौन सा कैटेगरी, भारतीय। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन, हसरत मोहानी। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन, हसरत मोहानी। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन, ठीक है, सर आशुतोष मुखर्जी। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन, गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर, बोलते हैं GV मावलंकर। विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंधक निदेशक कौन, गौतम काजी। विश्व बैंक के प्रथम प्रबंधक निदेशक कौन, गौतम काजी। विश्व बिलियर्ड्स खिताब विजेता प्रथम कौन, विल्सन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में प्रथम भाषणकर्ता कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, 1973। कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे विश्व के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, और वहाँ पर हिंदी में भाषण देना बहुत बड़ी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत शालीन व्यक्ति थे और उनका जो दिल है ना वो भारत के लिए धड़कता था, और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए, और 10 साल लगभग उनका कार्यकाल रहा, लेकिन टुकड़ों में, लगातार नहीं था, टुकड़ों में था। और आपको बता दें उन्हीं कार्यकाल में हम न्यूक्लियर स्टेट बने, न्यूक्लियर देश बने। न्यूक्लियर का टेस्ट पोखरण में हुआ था, है ना। एक मूवी है पोखरण, यूट्यूब में आपको दिख जाएगी,
आज संडे है, देखिएगा, एक मूवी है पोखरण, आपको मज़ा आ जाएगा देख के, ठीक है। ये कहा जाता है, अब ये कितनी बात सच है मुझे नहीं पता, कि मतलब ये जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये इंदिरा गांधी से प्यार करते थे, और इंदिरा गांधी ने मना कर दिया, ठीक है। तो शायद उनके मना करने की वजह से ज़िंदगी भर इन्होंने शादी नहीं की। ऐसा वैसे प्रमाण मिला नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में जब हम छोटे थे तो हमें तो ये बताया गया। हालांकि अभी मैं इसमें रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या ये बात सच है कि नहीं। अगर सच है तो हमारे इंदिरा गांधी को सोने से भी खरा सोना मिलते मिलते रह गया, इंदिरा गांधी को, है ना। चलिए, कभी कभी हम जो है सोने की चाह में चांदी भी छोड़ देते हैं अपने हाथ से, है ना। ओके, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब 9 दिसंबर 1946। अस्थायी थे यानी एक ही दिन रहे तो अस्थायी हो गए, लेकिन नाम तो दर्ज हो गया ना, नाम तो दर्ज हो गया। अच्छा, आपको एक बता दें, राजपुताना राइफल का एक बोर्ड है जिसमें लिखा है राजपुताना राइफल के इतिहास के हेड क्लर्क, ठीक है, हेड क्लर्क। तो वहाँ पे जब से राजपुताना राइफल बनी है ना, ये हमारे पिताजी की रेजिमेंट, तो उसमें उनका वो लिखा गया है कि कब कितने कितने हेड क्लर्क हुए। उसमें हमारे पिताजी का ही नाम है जो 2 बार आया है, यानी इनको 2 कार्यकाल मिले हेड क्लर्क के। क्यों? क्योंकि इनके कार्य की वजह से सेना में उत्तम कार्य दिया, तो पहली बार जब हेड क्लर्क बने, दूसरी बार भी यही बने, तो 2 बार नाम दर्ज है, 2 बार नाम दर्ज है। कभी कभी मैं स्टेटस में लगाता हूँ, आप इस बार लगाऊंगा तो आप देखिएगा 2 बार नाम दर्ज है, ठीक है, हेड क्लर्क, ठीक है। पहला क्या नाम है? हेड क्लर्क नायब सूबेदार संतोष कुमार। दूसरा क्या है? सूबेदार संतोष कुमार। पहले नायब सूबेदार थे, फिर सूबेदार। नायब सूबेदार का मतलब होता है 1 स्टार और सूबेदार का मतलब होता है 2 स्टार, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है ये, इसमें कितना टाइम हो गया? 45, 47, अच्छा 50 मिनट करते हैं इसको, ठीक है। सफल हृदय प्रत्यारोपण कराने वाला प्रथम सफल व्यक्ति कौन है? देवीराम, 1994 में। सफल हृदय प्रत्यारोपण, इसका मतलब क्या होता है? भैया उसका दिल निकाल लिया और दूसरे का दिल लगा दिया, ठीक है। आपको बता दें, ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ये वास्तव में भगवान होते हैं, ये आप लोगों को एक नया जीवन प्रदान करते हैं। देखिए अब दिल कैसा है, कितने नसों से कनेक्ट है, कितने पाइप लगे हैं, वो डॉक्टरी लोग जानते हैं। उसको काटने के बाद दूसरा जोड़ना और वही धड़कता हुआ दिल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नहीं? अरे मस्तिष्क क्या, अब पूरी गर्दन चेंज की जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आपने देखा होगा कि एक सफल अभी प्रत्यारोपण किया गया गर्दन का, एक विकलांग व्यक्ति की गर्दन एक हष्ट पुष्ट के आदमी के लगा दी गई गर्दन। अब ये बताइए, गर्दन चली गई तो मस्तिष्क ना चला गया? वो भी तो चला गया। चलिए, सफल हृदय प्रत्यारोपण कराने वाला प्रथम सफल व्यक्ति देवीराम, 1994। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला, सुनिए ध्यान से, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन? सैफुद्दीन किचलू। अच्छा, सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने यानी ब्रिटिश सरकार ने जेल में बंद कर दिया था। क्यों? रॉल्ट एक्ट का ये क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे, काले कानून का विरोध कर रहे थे। इनको बाहर निकलवाने के लिए, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको बाहर निकलवाने के लिए जलियांवाले बाग में बैसाखी के दिन सभा हो रही थी और उस दिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। जनरल ओ डायर ने बंदूक चलाने के आदेश दिए। अरे वो तो इतना क्रूर था, वो तो वहां के लोगों को तोप से उड़वाना चाहता था, लेकिन जिस गली में वो बना था तोपें इतनी बड़ी थी कि तोपें अंदर जा ही नहीं पाई। अरे 2 तोपें लेके गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल करियप्पा। अरे ये इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े आर्मी के चीफ थे ये। इनका जो है करियप्पा द्वार बना हुआ है इलाहाबाद में, करियप्पा द्वार, हाँ बहुत जगह बना हुआ है। जहाँ पे इलाहाबाद का एसएसबी सेंटर है ना, वहाँ पे इनका बना हुआ है, क्या बोलते हैं, करियप्पा द्वार। और ये बताते हैं कि ये भी इतने भयंकर शासक थे, ठीक है। जब चलते थे ना तो जूतों में नाल लगी रहा करती थी, तो जब चलते थे तो ठक 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 ऐसे करके, और जितनी बार ये आवाज़ आती थी ना उतनी बार सैनिक के कान खड़े हो जाते थे। बहुत बहुत डिसिप्लिन के बहुत पक्के थे ये।
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ये ऐसा व्यक्ति था जो सामने से प्यार से बोलता था और पीछे चाकू लेके खड़ा रहता था। यही वो व्यक्ति है जिसने भारत और पाकिस्तान को अलग कराया। हो गया क्या? ये इतना कंप्लीट कर लेता हूँ। ये ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत और पाकिस्तान का विभाजन करवा दिया। ये चाहता तो विभाजन ना होता, ठीक है, ये चाहता तो विभाजन ना होता और हमारे कई सारे राज्य ईरान से अफगानिस्तान से लग रहे होते, लेकिन जाते जाते जो है कर ही गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि कहाँ की औरतों ने दिया? बारदौली सत्याग्रह। अब बारदौली सत्याग्रह मिला, बारदौली की औरतों ने दिया, भाई बोला इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये था आपका विविध जीके। ठीक है, अब मात्र 5 मिनट के रेस्ट के बाद हम ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। क्लियर है? ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे।